Hey everyone, so this is Khyati Maheshwari this side. I hope you all are doing well. So before starting with this video, let me tell you something very interesting. In Greece, during ancient times, it was thought that jaundice could be cured if patient gazes at a yellow bird, as the disease would transmigrate from patient to bird. I don't know if it works or not, but yes, it was their deep belief. So, without wasting any further time, let's directly begin with our topic jaundice. Jaundice और इक्टेरस. जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज इक्टेरस. अब इसकी भी वही सेम स्टोरी है. एक्चुअली इक्टेरस एक लैटिन डेरिवेशन है, या हम कह सकते हैं लैटिन वर्जन है ग्रीक वर्ड का इक्टोरस. और इक्टोरस का मतलब होता है येलो बर्ड, जिसको वो पेशेंट स्टेयर करता था ताकि जो उसका जॉन्डिस है उस येलो बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाए. तो इक्टोरस बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, और इक्टोरस से डिराइव हुआ लैटिन वर्ड इक्टेरस, और इससे डिराइव हुआ जॉन्डिस. ओके, तो ये पूरी स्टोरी है, इसलिए हम जॉन्डिस को इक्टेरस भी कहते हैं. ओके, अब जॉन्डिस में होता क्या है, जैसे हम सब जानते हैं कि जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया कहते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन होती है वो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, येलोइश अपीयरेंस की हो जाती है हमारी पूरी स्किन. इनफैक्ट द आइज, स्क्लेरा ऑफ आवर आइज ऑल्सो गेट्स येलो. ठीक है, तो इसमें सेम यही होता है, येलो पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का और स्क्लेरा का, क्योंकि बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन हमारी ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. अब जो बिलीरुबिन है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी एफिनिटी होती है इलास्टिक टिश्यू से, जैसे कि स्किन और स्क्लेरा. एफिनिटी मतलब जो बिलीरुबिन होता है ये अच्छे से बाइंड हो पाता है या फिर अच्छे से डिपॉजिट हो पाता है इलास्टिक टिश्यूज़ में, जैसे कि स्किन हो गए और स्क्लेरा. तो ईजीली ये विजिबल हो जाता है ऐसे साइड्स पे, क्योंकि ये डिपॉजिट हो जाता है स्किन में, तो फिर कलर जो होता है वो ईजीली विजिबल हो जाता है. बिलीरुबिन वही पिगमेंट है जो हमारे स्टूल्स को और यूरिन को येलो कलरेशन देता है. तो अगर ये स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा तो स्किन को येलो कलरेशन दे देगा. इसलिए जॉन्डिस में येलो पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, अब नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन कितना होता है? नॉर्मल बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में होता है 0.3 से 1.3 mg/dl. ठीक है, और अगर 2 mg/dl से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन, तो उसे हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिन एमिया. हाइपर मतलब ज़्यादा बिलीरुबिन, और एमिया का मतलब ब्लड, मतलब बिलीरुबिन का ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं हाइपर बिलीरुबिन एमिया. और इसी का दूसरा नाम है जॉन्डिस. अगर 2 mg/dl से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा. ठीक है, अब 1.3 और 2 के बीच में जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट जॉन्डिस, क्योंकि उसमें जॉन्डिस हो तो रहा है क्योंकि नॉर्मल कंसंट्रेशन से बिलीरुबिन एक्सीड हो रहा है, बट क्योंकि वो विजिबल नहीं होता, स्किन में हमें प्रॉपर डिस्कलरेशन देखने को नहीं मिलता, वो हिडन होता है. लेटेंट का मतलब होता है हिडन, वो हिडन होता है, विजिबल नहीं होता है, इसलिए हम उसे लेटेंट जॉन्डिस कहते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कि मतलब बिलीरुबिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है, फिर उसके बाद वो मेटाबोलाइज कैसे होता है, और फाइनली एक्सक्रीट कैसे होता है. पूरा बिलीरुबिन के बारे में देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है कि आरबीसी की लाइफ स्पैन पूरी हो गई हो, सेनेसेंट आरबीसी, सेनेसेंट मतलब जिन आरबीसीज की एजिंग हो गई है, जो आरबीसी अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि वो लाइफ स्पैन 120 डेज कंप्लीट कर चुके हैं. या तो उस रीज़न से आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस से कुछ ऐसे अबनॉर्मल आरबीसीज बने हैं जिनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, और अगर ये प्रोसीजर प्रॉपरली नहीं हो रहा तो जो आरबीसीज बन रहे हैं वो अबनॉर्मल बनेंगे, तो हमारी बॉडी चाहेगी इनको डिस्ट्रॉय कर दे. ठीक है, तो जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं आरबीसी, तो हमें पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो वो हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है और हीम और ग्लोबिन में डिवाइड होता है, तो उससे हमें मिलता है हीम. और हीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिलीरुबिन की फॉर्मेशन के लिए. अब हो सकता है हीम हमें
हीमोग्लोबिन से मिले, या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं अदर देन हीमोग्लोबिन जिसमें हीम प्रेजेंट होता है, तो हो सकता है हमें हीम उस चीज़ों से मिल रहा है। ठीक है, तो हीम है मेन सोर्स बिलीरुबिन की फॉर्मेशन के लिए। अब हीम को ऑक्सीडाइज कर देता है हीम ऑक्सीजनेस बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन को कन्वर्ट करता है बिलीरुबिन में बिलीवर्डिन रिडक्टेस। ठीक है, अब जो बिलीरुबिन बन रहा है वो अनकॉन्जुगेटेड बन रहा है। अनकॉन्जुगेटेड इसलिए क्योंकि जो भी बिलीरुबिन लिवर के बाहर प्रेजेंट होता है उसे हम अनकॉन्जुगेटेड कहते हैं, क्योंकि लिवर में बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन हो जाता है। कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस है जिससे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये केवल लिवर में देखने को मिलता है। तो इसलिए लिवर के बाहर, लिवर से पहले मतलब ब्लड में जो बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है वो होता है अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि बिलीवर्डिन ने बिलीरुबिन बनाया जो कि अनकॉन्जुगेटेड है। अब ये जो बिलीरुबिन है हमारी ब्लड में आ गया। अब वो ब्लड में आता है और एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाता है, क्योंकि उसकी एल्ब्यूमिन से एफिनिटी अच्छी होती है। एल्ब्यूमिन इधर बिहेव करता है एज अ कैरियर प्रोटीन। वो बिलीरुबिन के साथ बाइंड होकर बिलीरुबिन को लेकर जाता है लिवर के पास, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को। ठीक है, अब वो ले जाता है लिवर में साइन्यूसॉइड्स के पास। साइन्यूसॉइड्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन अलग अलग हो जाते हैं, और फिर स्पेस ऑफ डिसे में प्रेजेंट होता है बिलीरुबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ बाइंड होता है और उसको हेपेटोसाइट के अंदर लेकर आता है। ठीक है, अब हेपेटोसाइट में आ गया है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब इसका कॉन्जुगेशन होता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मैक्सिमम अमाउंट चला जाता है इंटेस्टाइन में, और जो थोड़ा सा अमाउंट होता है वो जाता है यूरिनरी सिस्टम के थ्रू यूरिन में। मतलब थोड़ा सा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो किडनी में जाता है और किडनी के थ्रू यूरिन में चला जाता है, पास हो जाता है। फाइन, तो अब जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आ रहा है इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू आ रहा है? हमें पता है कि लिवर क्या प्रोड्यूस करती है? बाइल। तो जो बाइल होता है उसी में जो लिवर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को भी डाल देती है। तो उसी बाइल के थ्रू, बाइल कैनालिक्यूलाई के थ्रू जिसमें बाइल फ्लो होता है, उसके थ्रू वो फाइनली आता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब बाइल आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो कन्वर्ट होता है कन्वर्ट नहीं होता बाइल में। अब बाइल से वो निकल जाता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में अलग। अब वो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो स्टूल में भी पास होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन बेसिकली एक पिगमेंट है जो स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये इंटेस्टाइन बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में। हमने देखा कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो स्टेरकोबिलिनोजन में भी कन्वर्ट हो रही है, उसके फॉर्म के थ्रू वो स्टूल में पास हो रही है, और जो दूसरे बैक्टीरिया इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट हैं वो इस बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर रहे हैं यूरोबिलिनोजन में, जो कि रीअब्जॉर्बेबल होता है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्बेबल नहीं होता। वो एक बार इंटेस्टाइन में आ गया तो वो दोबारा इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। बट जो यूरोबिलिनोजन होता है वो दोबारा इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर से चला जाता है ऊपर की साइड लिवर में। अब वो कैसे जाता है? एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू। मतलब जो सर्कुलेशन उल्टा है, इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ है। एंट्रो मीन्स इंटेस्टाइन, हेपेटिक मीन्स लिवर। एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू यूरोबिलिनोजन जो कि लिवर से ही आया था वो इंटेस्टाइन के थ्रू दोबारा लिवर में चला जाता है। ठीक है, अब लिवर में पहुंच गया यूरोबिलिनोजन। अब थोड़ा सा अमाउंट तो चला जाता है बाइल के साथ ही बचा हुआ, और मैक्सिमम अमाउंट जाता है यूरिन में बाईपास हो जाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलाई जो होते हैं वो इसको पास करवा देते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ही पास करवाती है, फिल्टर करवाती हैं, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को पास नहीं कराती। इसलिए किडनी के थ्रू हमें केवल कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म समझ आ गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
मतलब दूसरी चीज़ों को समझने के लिए। सबसे पहले तो क्या हुआ, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हुआ जिससे हमें हीम मिला, और हीम से बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन मिला। ठीक है, अब जो बिलीरुबिन था वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके पहुंचा लिवर के पास। लिवर में फिर वो हेपाटोसाइट्स में इंसर्ट मतलब एंटर हुआ। हेपाटोसाइट्स में उसका कॉन्जुगेशन हुआ और फाइनली क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है मैक्सिमम तो चला जाता है इंटेस्टाइन में, और थोड़ा सा अमाउंट चला जाता है यूरिन में किडनी के थ्रू। ठीक है, अब जो इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पहुंचा है वो चला जाता है स्टेरकोबिलिनोजन के फॉर्म में स्टूल में, और जो बचा हुआ होता है उसको इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि दोबारा अब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, और एंट्रोहेपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू वो दोबारा लिवर में पहुंच जाता है। अब यूरोबिलिनोजन जब लिवर में पहुंचता है तो मैक्सिमम अमाउंट तो यूरिन में बाईपास हो जाता है, जिसके कारण यूरिन का कलर भी हमें येलो देखने को मिलता है। बाकी जो थोड़ा सा अमाउंट होता है दोबारा बाइल में ही सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। ओके, अब हम देख सकते हैं कि जॉन्डिस में कैसे डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का प्लस स्क्लेरा का। जो आइज़ में वाइट मटेरियल होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं, वो भी कम्प्लीटली येलो हो जाती है, जिसे इसमें हम देख सकते हैं। ओके, अब ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था पूरा, ये उसका रिटन पार्ट है। सबसे पहले जैसे सोर्स ऑफ बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन इज डिराइव फ्रॉम कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन सेनेसेंट आरबीसी और इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस एंड फ्रॉम नॉन हीमोग्लोबिन हीम कंटेनिंग पिगमेंट्स। मैंने बताया था हम सबसे पहले मेन सोर्स क्या होता है, हीम, जो कि हमें हीमोग्लोबिन से भी मिलता है, मतलब आरबीसी से, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आरबीसी के अलावा भी जिनमें हीम प्रेजेंट होता है, नॉन हीमोग्लोबिन हीम कंटेनिंग पिगमेंट से भी हमें मिलता है। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोर्ट होता है एल्ब्यूमिन से बाइंड होकर, देन हेपैटिक फेज आता है लिवर वाला, और इंटेस्टाइनल फेज आता है। हेपैटिक फेज में क्या होता है, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ हेपैटोसाइट सरफेस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज प्रेफरेंशियली मेटाबोलाइज्ड इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होता है, एक तो हेपैटिक अपटेक, कॉन्जुगेशन एंड सिक्रीशन इन द बाइल। सबसे पहले अपटेक, फिर उसका कॉन्जुगेशन और होता है, और फिर लास्ट में वो बाइल में सिक्रीट हो जाता है और इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है बाइल कैनालिकुलाइज के थ्रू। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, appearance of conjugated bilirubin in intestinal lumen is followed by either direct excretion in the stool as stercobilinogen, which provides yellow color to the stool, or may be metabolized to urobilinogen by the action of intestinal bacteria. Okay, then urobilinogen is reabsorbed from small intestine and goes back to the liver via enterohepatic circulation, where some part is resecreted into bile and other is excreted in urine as urobilinogen. Okay, तो ये था मेटाबॉलिज्म। फिर इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस। अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने जॉन्डिस की डेफिनेशन देखी और हमने देखा कि नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए बिलीरुबिन का, और कितना एक्सीड करता है तो जॉन्डिस होता है। फिर उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म देखा। अब हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस। बेसिकली जॉन्डिस 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो अनकॉन्जुगेटेड और एक कॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड के हम कॉजेज़ पढ़ेंगे कि किन किन रीजंस की वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया देखने को मिलता है, और किन किन रीजंस की वजह से कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया देखने को मिलता है। कॉन्जुगेटेड के भी 2 टाइप्स हैं, इंट्राहेपैटिक एंड एक्स्ट्राहेपैटिक। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम बस क्लासिफिकेशन पार्ट है जो रिमेनिंग है, बस हम यही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में we'll be discussing about the medicine part of jaundice, that is investigation, management and complications. Okay, तो let's begin with the classification of jaundice. सबसे पहला है predominantly unconjugated hyperbilirubinemia. ठीक है, बिलीरुबिन का कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, पर वो जो बिलीरुबिन का कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रहा है वो किस तरीके का बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड है। हम इतना तो जान ही गए हैं कि अनकॉन्जुगेटेड क्या और कॉन्जुगेटेड क्या है। कॉन्जुगेशन से पहला वाला है अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेशन के बाद वाला है कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो अब अनकॉन्जुगेटेड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब देखो, अगर सपोज हीमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है या कोई भी रीज़न की वजह से बिलीरुबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो जो बिलीरुबिन है वो लिवर में तो जाएगा,
ठीक है, लेकिन लिवर की भी एक कैपेसिटी है कॉन्जुगेशन करने की, ठीक है, वो चलो थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ भी कर लेगा कॉन्जुगेशन करने की। लेट्स से कि उसने अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बिलीरुबिन को अपटेक कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसका भी वो कॉन्जुगेशन कर रहा है। पर अगर एक लेवल से ज़्यादा ही बिलीरुबिन इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, तो वो सबका कॉन्जुगेशन तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ बिलीरुबिन होगा जो कि अनकॉन्जुगेटेड है, वो हमारी ब्लड में अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए उस रीज़न की वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया हमें देखने को मिलेगा। सेकंड क्या है, हेपेटिक अपटेक अगर कम हो रहा है, अगर बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर हेपाटोसाइट्स जो हैं उस बिलीरुबिन का अपटेक नहीं कर पा रहे किसी रीज़न की वजह से, तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड क्या है, डिक्रीज बिलीरुबिन कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन प्रोसीजर ही नहीं हो रहा, उसी में कोई गड़बड़ है, तो फिर ऑब्वियसली अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होगी। ओके, फिर सेकंड आता है प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, कॉन्जुगेशन हो रहा है बिलीरुबिन का, लेकिन एक्सक्रीशन नहीं हो रहा बिलीरुबिन का बाइल में। अगर प्रॉपरली एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा बिलीरुबिन का बाइल में, तो हमारी बॉडी में क्या डिपॉजिट होता जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, और उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। अब ये होता है जब बाइल डक्ट्स जो हैं या बाइल कैनालिक्यूलाइज जो है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कोई ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से हो सकता है। तो मतलब अगर बाइल में आगे बाइल डक्ट्स में अगर बाइल फ्लो नहीं कर पा रहा, तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, और उसके कारण हमें ये वाला टाइप देखने को मिलेगा। अब ये इंट्रा हेपैटिक भी हो सकता है, एक्स्ट्रा हेपैटिक भी हो सकता है। इंट्रा हेपैटिक मतलब अगर लिवर के अंदर जो छोटी छोटी बाइल कैनालिक्यूलाइज प्रेजेंट है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसके कारण कॉलीस्टैसिस हो रहा है, तो और अगर लिवर के बाहर है ना जो बड़ी बड़ी बाइल डक्ट्स है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसके कारण हमें कॉलीस्टैसिस देखने को मिल रहा है, तो वो दूसरा टाइप हो जाएगा। अब कॉलीस्टैसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉली प्लस स्टैसिस। कॉली डिनोट करता है बाइल डक्ट को, या फिर हम कह सकते हैं बाइल को, और स्टैटिस जो है ये होता है स्टॉपेज, मतलब बाइल का फ्लो अगर स्टॉप हो रहा है किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो उसे हम कहते हैं कॉलीस्टैसिस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेक वेदर हाइपर बिलीरुबिनेमिया इज कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। ये बहुत सिंपल है, अगर हमारी यूरिन में बिलीरुबिन की प्रेजेंस है तो वो कैसा होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, क्योंकि मैंने मेटाबॉलिज्म समझाते वक्त बताया था कि किडनी में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं वो केवल कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ही फिल्टर कर पाती है, अपने थ्रू बाईपास कर सकती है, और अनकॉन्जुगेटेड को नहीं कर पाती, ठीक है। तो अगर यूरिन का कलर डार्क आ रहा है, मतलब येलो से ज़्यादा डार्क आ रहा है, मतलब यूरिन में बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए वो डार्क अपीयर हो रहा है। और अगर वो डार्क अपीयर हो रहा है तो वो कौन सा टाइप का बिलीरुबिन हाइपर बिलीरुबिनेमिया होगा, कॉन्जुगेटेड टाइप का, क्योंकि यूरिन में हमेशा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही पास कर सकता है। Bilirubin only enters urine after conjugation as unconjugated is not filtered by glomeruli. Okay. तो अगर बिलीरुबिन प्रेजेंट है तो वो कॉन्जुगेटेड, और नहीं प्रेजेंट तो वो अनकॉन्जुगेटेड। फाइन, ये तो हमने देख लिया। अब हम डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। इसका सबसे पहला रीज़न क्या था कि बिलीरुबिन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया। अब ये कैसे हो सकता है, मैंने बताया था कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया। अब वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंट्रावेस्क्यूलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रावेस्क्यूलर हीमोलिसिस भी हो सकता है, मतलब वेसल्स के अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है, या फिर कोई इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस के कारण हो रहा है। इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस के कारण अब नॉर्मल आरबीसी बन रहा है, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो भी बिलीरुबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, लिवर पे लोड इंक्रीज़ हो जाएगा, लिवर सारा का सारा बिलीरुबिन कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा, अपटेक नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारा ऐसा भी रह जाएगा बिलीरुबिन जो कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी।
ओके, इसके बाद आता है इन्फेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये। अब इन्फेंट्स में क्या होता है ना, इन इन्फेंट्स लिवर इज़ डेफिशिएंट ऑफ एंजाइम फॉर कॉन्जुगेशन वाइल द रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो हाई। सबसे पहले तो जो कॉन्जुगेशन के लिए एंजाइम चाहिए होता है इन्फेंट्स में, वो भी थोड़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्लस जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन रेट होती है ये भी ज़्यादा होती है। तो ऑलमोस्ट सारे इन्फेंट्स में थोड़ी बहुत लेवल पे हमें जॉन्डिस देखने को मिलता ही मिलता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इक्टेरस नियोनाटोरम। ठीक है, तो मतलब बेबी जब बॉर्न होता है तो उसको थोड़े टाइम फोटोथेरेपी में भी हम रखते हैं, अगर उसका जॉन्डिस मॉडरेट या फिर सिवियर लेवल पे भी है तो उसको, न्यू बॉर्न बेबीज़ को सनलाइट का एक्सपोजर भी ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि जॉन्डिस ज़्यादातर हमें न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की रेट भी ज़्यादा होती है और कॉन्जुगेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो भी कम होता है। ठीक है, लेकिन ये तो है कि ये इक्टेरस नियोनाटोरम जो कंडीशन है ये नॉर्मल है, मतलब सारे बेबीज़ में हमें देखने को मिलती है। बट अगर ये सिवियर हो जाती है किसी कंडीशन में, जैसे कि हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ अ न्यू बॉर्न ड्यू टू मैटरनल आइसो एंटीबॉडीज़, मतलब मदर में कुछ ऐसी आइसो एंटीबॉडीज़ बन रही है जो कि न्यूबॉर्न बेबी पे अटैक कर रही है और न्यूबॉर्न बेबी के इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रही है, या फिर उसकी जो आरबीसीज़ है उनको डिस्ट्रॉय कर रही है, कोई ऐसा हीमोलाइटिक डिजीज़ प्रोड्यूस करा रही है न्यूबॉर्न बेबी में, तो इसके कारण भी आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा और फिर उसके बाद वो नॉर्मल नहीं रहेगा, फिर वो अब नॉर्मली जॉन्डिस प्रोड्यूस होगा। इक्टेरस नियोनाटोरम जो था ये नॉर्मल था, बट अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो वो अब नॉर्मल हो जाता है। ओके, सिवियर हो जाता है। और सिवियर कब कहलाएगा, जब सिरम में न्यू बेबी के सिरम में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा 20 mg/dl। ठीक है, और ये उस बेबी में परमानेंट ब्रेन डैमेज भी कर सकता है। सोचो, हमने पढ़ा था कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, मतलब 2 से भी कम होता है, अगर 2 से भी ज़्यादा हो जाता है तो हम जॉन्डिस कहते हैं, लेकिन अगर न्यूबॉर्न बेबी में 20 से ज़्यादा हो जाता है तो वो सिवियरली ब्रेन डैमेज कॉज कर सकता है न्यूबॉर्न बेबी में, जिस कंडीशन को हम कहते हैं कर्निक टेरस। ओके, अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, हम वही ब्लड टेस्ट से डायग्नोस करेंगे कि बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन कितना है ब्लड में, और वो भी अनकॉन्जुगेटेड। यूरिन टेस्ट करेंगे, लेकिन यूरिन में हमें कोई डिस्कलरेशन नहीं देखने को मिलेगा, डार्क यूरिन नहीं देखने को मिलेगा। यूरिन में बिलिरुबिन की प्रेजेंस हमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कैसा टाइप है, अनकॉन्जुगेटेड। बाइल पिगमेंट बीइंग अनकॉन्जुगेटेड टाइप इज एब्सेंट फ्रॉम यूरिन, तो इसे हम क्या कहते हैं, ए कॉल्यूरिक जॉन्डिस। ठीक है, ए कॉल्यूरिक, ए मतलब एब्सेंट, कॉल मतलब बाइल, एंड यूरिक इज बेसिकली डिनोटिंग द यूरिन। तो क्योंकि इसमें बिलिरुबिन की प्रेजेंस नहीं होती, एब्सेंस होती है यूरिन में, तो इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, ए कॉल्यूरिक जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, या फिर प्री हेपैटिक जॉन्डिस, क्योंकि हेपैटोसाइट से पहले वाली स्टेज है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट point is very important. Dark brown color of stool due to excessive fecal excretion of bile pigment, and there is increased urinary excretion of urobilinogen. ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जैसे डार्क ब्राउन कलर तो नहीं दिखेगा यूरिन में, बट हाँ जो नॉर्मल यूरिन का कंसंट्रेशन होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क येलो हमें देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूरिन में जो 2 चीज़ें आ रही थी, एक तो बिलिरुबिन आ रहा था किडनीज़ के थ्रू, और एक दूसरा यूरोबिलिनोजन जो रीअब्जॉर्ब होता है हेपाटोसाइट्स लिवर में, और फिर उसके बाद दोबारा सिक्रीट होता है यूरिन में, है ना। तो अब क्योंकि बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो लिवर पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो लिवर मतलब अपनी जो कैपेसिटी है कॉन्जुगेशन की उसको एक्सीड कर रहा है थोड़ी। ठीक है, ज़्यादा तो वो नहीं कर पा रहा, पर हाँ थोड़ी बहुत कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन के बाद ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बन रहा है। अब ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा है तो ज़्यादा स्टेरकोबिलिनोजन किस में पास होगा, स्टूल में पास होगा, और ज़्यादा यूरोबिलिनोजन भी बनेगा क्योंकि ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा है ना। तो ज़्यादा यूरोबिलिनोजन है वो भी यूरिन में पास होगा, तो स्टूल्स में और यूरिन में स्टेरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए स्टूल भी डार्क ब्राउन कलर के देखने को मिलता है, और यूरोबिलिनोजन के कारण यूरिन भी डार्क येलो और वी कैन से लिटिल बिट ब्राउन कलर की हमें देखने को मिलती है। ओके, लेकिन कॉन्जुगेटेड में तो यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क देखने को मिलती है।
फाइन। फिर इसके बाद आता है सेकेंड रीज़न अनकॉन्जुगेटेड के लिए, दैट इज़ डिक्रीज हेपेटिक अपटेक। वही सारी बातें, द अपटेक ऑफ bilirubin by the hepatocyte that involves dissociation of pigment from albumin and its binding to the cytoplasmic protein GST और ligandin may be dearranged in certain conditions। मतलब कोई कुछ ड्रग्स के कारण या फिर बहुत ज़्यादा टाइम से किसी ने फास्टिंग की है, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के कारण या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण कभी कभी क्या होता है, एल्ब्यूमिन ना डिसोसिएट नहीं हो पाता उससे, बिलीरूबिन से, तो बिलीरूबिन का अपटेक नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब हमें पता है कि जैसे जो हेपेटोसाइट है उसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर डिसोसिएशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन से भी नहीं बाइंड हो पाएगा बिलीरूबिन जो हेपेटोसाइट्स में प्रेजेंट है, जिससे वो बाइंड होकर हेपेटोसाइट में एंटर होता था। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हेपेटिक अपटेक कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा और हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड क्या है, डिक्रीज बिलीरूबिन कॉन्जुगेशन। मतलब दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स डिअरेंज हेपेटिक कॉन्जुगेशन ड्यू टू डिफेक्ट और डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम दैट इज ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंड कैन बी ड्यू टू ड्रग्स, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और गिलबर्ट सिंड्रोम। इन सब कंडीशंस के कारण जो एंजाइम होता है ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता और इसके कारण अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी कंप्लीट करता है प्रीडोमिनेंट अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरूबिनेमिया। अब नेक्स्ट आता है प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरूबिनेमिया, जिसे हम क्या कह रहे थे, कॉलिस्टासिस, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था बाइल डक्ट में जिसके कारण बाइल का फ्लो स्टॉप हो रहा था, कॉली प्लस टैसिस। ठीक है, अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके क्या कारण क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरूबिन इनटू बाइल। बिलीरूबिन बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो पाता प्रॉपरली, बाइल ही फ्लो नहीं हो पा रहा, तो फिर बिलीरूबिन को तो वो कैसे ही लेके जाएगा ना। फेलियर ऑफ नॉर्मल अमाउंट ऑफ बाइल टू रीच द ड्यूडेनम, वो उधर नहीं पहुंच पाता ड्यूडेनम में, तो एक्सक्रीट भी नहीं हो पाता, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब दो टाइप्स थे इसके, इंट्रा हिपैटिक एंड एक्स्ट्रा हिपैटिक। इंट्रा हिपैटिक मैंने बताया था कि ये कब होता है, क्योंकि देयर इज डिफेक्ट इन एक्सक्रीशन विद इन द biliary canaliculi of hepatocyte and in microscopic bile duct। जो छोटी छोटी bile ducts होती है और biliary canaliculi होती हैं हेपेटोसाइट्स के अंदर ही, या फिर हम कह सकते हैं ये लिवर के अंदर ही, उनमें जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसे हम इंट्रा हिपैटिक कहते हैं। ये जो हेपेटोसाइट्स हैं या फिर लिवर का पूरा आर्किटेक्चर है, अगर आप लोगों को ये समझना है कि जैसे साइनोसाइड्स क्या होता है, स्पेस ऑफ डिसे क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हो, सिरोसिस वाली वीडियो में। सिरोसिस के स्टार्टिंग के 1 और 2 मिनट में मैंने पूरा लिवर का स्ट्रक्चर समझाया कि लिवर में किस तरीके से कैसे क्या सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लिवर की एनाटमी क्या होती है बेसिकली। ओके, ठीक है। अब इंट्राहिपैटिक की भी 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के कारण या फिर अक्वायर्ड डिसऑर्डर्स के कारण। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के कारण जो कॉलिस्टैसिस होता है उसे हम प्योर कॉलिस्टैसिस कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूसिंग इंट्राहिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन टू बिलियरी एक्सक्रीशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्योर कॉलिस्टैसिस। ठीक है, हेरिडिटी कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जो हेरिडिटी में होते हैं, जो हम हमारे जनरेशन से डेवलप करते हैं, जैसे कि रोटर सिंड्रोम और वी कैन से कॉलिस्टैटिक जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी। इन सब चीज़ों के कारण अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। ओके, फिर उसके बाद आता है अक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। इट इज़ ड्यू टू हेपेटोसेल्युलर डिजीजेस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेपेटोसेल्युलर कॉलिस्टैसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं और जो उनकी बाइल डक्ट्स होती हैं, इनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, इनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसी डिजीज़ के कारण, तो उसको हम अक्वायर्ड में काउंट करेंगे, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ से, तो इसमें हेपेटोसेल्युलर कॉलिस्टैसिस हमें देखने को मिलेगा। ओके,
अब इंट्राहिपैटिक के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो रीगर्गिटेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इनटू द ब्लड। क्योंकि बाइल डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जा रहा है तो उसे हम कह रहे हैं रीगर्गिटेशन, और पीछे की तरफ वो जाते 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 ब्लड में पहुंच जाता है, तो ब्लड में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसका कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बिलीरुबिन यूरिया भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने देखा था कि यूरिन में केवल और केवल कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही पास कर सकता है, और ब्लड में जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो यूरिन में भी वो देखने को मिलेगी, और उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मतलब बिलीरुबिन यूरिया, क्योंकि यूरिन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ कर रहा है तो जो बाइल एसिड्स थे वो भी सीरम या फिर हम कह सकते हैं ब्लड में इंक्रीज़ होंगे, और उसके कारण क्योंकि ब्लड में बाइल एसिड्स इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके कारण हमें प्रूराइटस देखने को मिलता है, मतलब ऐसे स्किन में इचिंग जैसा होने लग जाता है और रैशेज़ हो जाते हैं उसके कारण। ठीक है, फिर उसके बाद सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक एंजाइम है, जब बाइल डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो जो बाइल डक्ट्स के एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बेसिकली एल्कलाइन फॉस्फेटेज का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। अब उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है तो वो अल्टीमेटली ब्लड में चले जाता है, और ब्लड में जाने के बाद उनका ब्लड में भी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और हाइपर लिपिडेमिया भी हमें देखने को मिलता है, मतलब ब्लड में लिपिड का अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब जो लिपिड सिंथेसिस या फिर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है लिवर, उसके सिंथेसिस में जब कोई अबनॉर्मैलिटी आ जाती है इन सब रीजंस की वजह से, तो ब्लड में लिपिड का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, देन अब हम प्योर कोलेस्टेसिस और हेपाटोसेल्युलर कोलेस्टेसिस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हेपाटोसेल्युलर कोलेस्टेसिस जो होता है इसमें ट्रांसअमाइनेज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि इसमें लिवर सेल इंजरी हो रही है। ठीक है, लेकिन प्योर कोलेस्टेसिस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा बिलीरुबिन, तो वो पीछे की तरफ बढ़ता है, रिगर्गिटेशन होता है और ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। यूरिन में भी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर ब्लड में और क्या क्या चीज़ें होती है जिनका लेवल इंक्रीज़ होता है। बाइल एसिड्स, जिसके कारण हमें प्रूराइटस देखने को मिलता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में। लिपिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में। ठीक है, और फिर उसके बाद प्योर और हेपाटोसेल्युलर कोलेस्टेसिस के बीच में हमने डिफरेंस देखा कि हेपाटोसेल्युलर में क्योंकि लिवर सेल की इंजरी हो रही है तो ट्रांसअमाइनेज का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है ब्लड में। ओके, जैसे हम ये रोटर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें जो बिलीरुबिन है वो हेपाटोसाइट्स में तो जा नहीं पा रहा, बिलीरुबिन में बाइल कैनालिकुलाई में आगे की तरफ जा नहीं पा रहा। जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है तो वो बैक फ्लो करता है और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है कि इंट्राहेपेटिक क्या होता है और एक्स्ट्रा हेपेटिक अगर लिवर के अंदर है तो इंट्राहेपेटिक। एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब जो बड़ी बड़ी बाइल डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है लिवर बायोप्सी। बिलियरी कैनालिक्यूलाई ऑफ हेपाटोसाइट्स आर डायलेटेड एंड ये इंट्राहेपेटिक की बात हो रही है। इंट्राहेपेटिक में क्या होता था, जो बाइल डक्ट्स होती थी वो छोटी छोटी होती थी, माइक्रोस्कोपिक होती थी। ठीक है, अब इनमें बाइल इकट्ठा हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये जो बाइल डक्ट्स होती है ये डायलेट हो जाती है, इनका डिस्टेंशन हो जाता है। ठीक है, साइज़ में इंक्रीज़ होने लग जाती है, और वो जो बाइल है जो आगे मूव नहीं कर पा रहा उसके प्लग्स बन जाते हैं, वो उधर ही अटक जाता है और उसके प्लग्स बन जाते हैं, तो हमें ग्रीन ब्राउन कलर के बाइल प्लग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंट्राहेपेटिक जो होता है ये लेस सिवियर होता है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक। बहुत ऑब्वियस है क्योंकि एक्स्ट्रा हेपेटिक में जो बाइल डक्ट्स होती है वो बड़ी बड़ी होती है। बिलियरी कैनालिक्यूलाई ऑफ हेपाटोसाइट्स आर डायलेटेड एंड कंटेन कैरेक्टरिस्टिक elongated ग्रीन ब्राउन बाइल प्लग्स एंड माइल्डर डिग्री ऑफ कोलेस्टेसिस देन एक्स्ट्रा हेपेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें बाइल प्लग्स देखने को मिल रहे हैं हेपाटोसाइट सेल्स के अंदर, और ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, इसमें भी हमें बाइल प्लग्स देखने को मिलते हैं ग्रीनिश येलो। इसमें प्रॉपर ग्रीन नहीं देखने को मिल रहा, बट यस उसमें थोड़ा सा डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस. It is a result from mechanical obstruction to large bile ducts outside the liver or within the porta hepatis. Porta hepatis वो जगह है जहाँ से सारी वेसल्स और जो नर्व्स होती है लिवर में ये एंटर करती है और लीव करती है, जैसे कि हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड कॉमन बाइल डक्ट. ये वो वाली जगह है हिपैटिक पोर्टल भी हम इसे कहते हैं, या फिर पोर्टा हेपेटिस सॉरी. ओके, तो बेसिकली इस जगह या फिर लार्ज बाइल डक्ट्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस. अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? गॉल स्टोन्स, इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर्स या फिर ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट में ट्यूमर हो गया तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. गॉल स्टोन्स है तो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हुआ या फिर किसी दूसरी रीज़न की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ तो वो जो बाइल डक्ट्स होंगी उनकी वॉल्स एक दूसरे से फ्यूज़ जैसी हो जाएगी, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उससे हम कह रहे हैं इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अब ये जो जॉन्डिस है ये दो तरीके का हो सकता है. एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और इंटरमिटेंट भी हो सकता है. अगर ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है और सडनली हुआ है तो वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाएगा और जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, वो और एडवर्स होते जाएंगे. तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पार्शियल है या फिर इनकम्प्लीट है, मतलब वो एंटायर ल्यूमेन को अगर कवर नहीं कर रहा है बाइल डक्ट के, तो उसके कारण हमें इंटरमिटेंट जॉन्डिस देखने को मिलेगा. ठीक है. फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है? सबसे पहले तो जो पहले हमने इंट्राहिपैटिक में पढ़े थे वो क्लिनिकल फीचर्स तो कॉमन है ही, जैसे कि प्रीडोमिनेंट कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, देन बिलिरुबिन यूरिया, इंक्रीज सीरम बाइल एसिड्स, इंक्रीज सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, हाइपरलिपिडेमिया एंड माल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. ये एक डिफरेंट पॉइंट है. माल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे कि ADENK ये हमें देखने को मिलता है. स्टेटोरिया हमें देखने को मिलता है क्योंकि हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है तो फैट के ग्लोब्यूल्स पास होते हैं हमारे स्टूल के थ्रू. विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और जो स्टूल होता है वो क्ले कलर्ड हो जाता है. एब्सेंस ऑफ बिलिरुबिन मेटाबोलाइट और स्टेरकोबिलिनोजन के कारण ये स्टूल क्ले कलर्ड हो जाता है. देन फीवर ड्यू टू हाई इंसिडेंस ऑफ असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, असेंडिंग कोलेंजाइटिस. फीवर भी देखने को मिलता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है. जो बाइल डक्ट होती है अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन फैलते फैलते ऊपर चला गया, मतलब ऊपर की साइड असेंडिंग हो रहा है इन्फेक्शन, तो हमें फीवर भी देखने को मिल सकता है. ठीक है. अब इसकी लिवर बायोप्सी में क्या होगा? इंट्राहिपैटिक में तो हमें बाइल प्लग्स देखने को मिले थे, पर इसमें क्या होता है ना, वो क्योंकि बाइल डक्ट्स बड़ी है तो उसमें जो बाइल आता है वो भी ज़्यादा आता है, तो वो इतना ज़्यादा आता है कि वो जो बाइल डक्ट्स होती है वो डिस्टेंशन शो करती है, डायलेट होती है और डायलेट होने के बाद वो फट जाती है. अब फट जाती है तो बाइल जो होता है ये बाहर बिखर जाता है, उससे हम कहते हैं बाइल लेक्स. ठीक है. Since obstruction is in extrahepatic bile ducts, there is progressive retrograde extension of bile stasis into the intrahepatic duct system. अब इसमें क्या होता है? चालू तो वो एक्स्ट्रा हिपैटिक से हुआ, मतलब जो बड़ी बड़ी बाइल डक्ट्स थी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, पर धीरे धीरे क्या होता है, वो बाइल आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाता और जो स्मॉल बिलियरी कैनालिक्यूलाइज होती है उसमें भी फ्लो नहीं कर पाता. धीरे धीरे वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है क्योंकि एकदम आगे मूव नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे जो पीछे की स्मॉल ब्रांचेस है उसमें भी फ्लो नहीं कर पाएगा, और उसमें फ्लो नहीं कर पाएगा तो वो इंट्राहिपैटिक सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेगा जो छोटी छोटी बिलियरी कैनालिक्यूलाइज थी. ठीक है. तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ये प्रोग्रेसिव होता है इन अ रेट्रोग्रेड मैनर, मतलब एक तो होता है आगे की तरफ प्रोग्रेस करना और एक होता है पीछे की तरफ प्रोग्रेस करना. ये चालू तो होता है बड़ी बड़ी हिपैटिक डक्ट से, लेकिन ये पीछे की तरफ ना और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता जाता है, तो ये प्रोग्रेशन है. और क्योंकि ये पीछे की तरफ कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड. ठीक है. देन इट रिजल्ट्स इन डिस्टेंशन ऑफ बाइल डक्ट्स एंड कैनालिकुलर रप्चर विद एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ बाइल प्रोड्यूसिंग बाइल लेक्स. रप्चर हो जाती है और बाइल बाहर निकल कर
बाइल लेक्स बना देता है। सिंस बाइल इज टॉक्सिक, रीजन ऑफ बाइल लेक्स आर सराउंडेड बाय फोकल नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स। क्योंकि बाइल टॉक्सिक होता है नेचर में, तो वो बाइल के सराउंडिंग में जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो उनको किल कर देता है और उनका नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, तो वो बाइल लेक्स के सराउंडिंग में हमें हेपेटोसाइट्स के नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंट्राहिपैटिक का है। फिर इसके बाद ये है एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस का। इसमें हमें बाइल लेक्स देखने को मिल रहा है, प्लस सराउंडिंग रीजन में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद लास्ट आता है नियोनेटल जॉन्डिस, मतलब जो न्यूबीज़ में हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली भी उनमें जॉन्डिस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उनकी बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा लेते हैं, 3 mg/dl लेते हैं। हमारे लिए नॉर्मल क्या होती है, 2 mg से अगर इंक्रीज़ हुआ तो हम जॉन्डिस कह देंगे, लेकिन अगर नियोनेट्स में 3 mg तक भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनमें सीरम बिलीरुबिन 3 mg/dl से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। ओके, अब इसके वही 2 टाइप्स है, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। जैसे हमने उसमें पढ़ा था अनकॉन्जुगेटेड किस रीज़न की वजह से दिखा था, हीमोलाइटिक डिजीज़, तो इसमें भी सेम है, हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न एंड कर्निक टेरस। बाकी दूसरी हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है, जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम, या फिर कोई पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशन है, मतलब बर्थ से पहले का कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि हैमरेज या फिर सेप्टिक कंडीशन, तो उसमें भी अनकॉन्जुगेटेड देखने को मिल सकता है। अब कॉन्जुगेटेड कैसे कैसे देखने को मिलता है, सिंड्रोम, हेरिडिटी सिंड्रोम के कारण, जैसे कि रोटर सिंड्रोम, एक आर से रोटर सिंड्रोम हो गया, एक हो गया राइस सिंड्रोम। इन दोनों में कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। या फिर बिलियरी एट्रेसिया, मतलब बाइल डक्ट्स अपने एब्सेंट ही हो जाते हैं, अमाउंट में डिक्रीज होते जाते हैं और फिर उसके बाद एकदम एब्सेंट हो जाते हैं नियोनेट्स में। ठीक है, या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि हेपेटाइटिस या फिर रूबेला, तो इसमें हमें कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा, मतलब इन सब कंडीशंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हेरिडिटी के कारण, हेरिडिटी नॉन हीमोलाइटिक हाइपरबिलिरुबिनेमियास, जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नजार सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, इन सब में हमें हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ इक्टेरस बट ऑलमोस्ट नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट, इक्टेरस होता है इसमें, लेकिन लिवर फंक्शन टेस्ट एकदम नॉर्मल आता है जब हम टेस्ट करते हैं तो। ठीक है, सेकंड है नियोनेटल हेपेटाइटिस। अभी मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस भी होता है, जैसे हमने देखा था कि हेपेटोसेल्युलर इंजरी थी ना, वैसे ही इसमें भी देखने को मिलता है कॉन्जुगेटेड में नियोनेटल हेपेटाइटिस, जैसे कि नियोनेटल हेपेटोसेल्युलर कोलेस्टेसिस, constant morphologic change seen in conjugated hyperbilirubinemia as a result of known infection, hepatitis and idiopathic metabolic cause। या तो किसी इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, या फिर किसी मेटाबॉलिक रीज़न के कारण हमें हेपेटाइटिस इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। मतलब या तो कोई हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई मेटाबॉलिक कॉज के कारण अगर हेपेटाइटिस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया कॉज कर सकता है। फिर उसके बाद है बिलियरी एट्रेसिया, इन्फेंटाइल कोलेंजियोपैथीज, abnormality of development in most instances in extraneous infection during the intrauterine development or shortly after birth that brings inflammatory destruction of bile ducts। किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर कोई डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके कारण अगर ऐसा होता है कि जो बाइल डक्ट्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर कोई भी डेवलपमेंट के कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रही बाइल डक्ट्स, तो उस कंडीशन को हम बिलियरी एट्रेसिया कहते हैं। अगर बाइल डक्ट्स अमाउंट में कम प्रेजेंट है तो उसे हम पॉसिटी ऑफ बाइल डक्ट्स कहते हैं, पर अगर वो एकदम एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं एट्रेसिया ऑफ बाइल डक्ट्स। ये इंट्राहिपैटिक भी हो सकती है और एक्स्ट्रा हिपैटिक भी हो सकती है। फिर इसके बाद आता है राइस सिंड्रोम। इट इज़ अक्यूट पोस्ट वायरल सिंड्रोम ऑफ एनसेफेलोपैथी एंड फैटी चेंज इन विसरा। इसमें लिवर में हमें फैटी चेंज भी देखने को मिलता है, प्लस एनसेफेलोपैथी भी देखने को मिलती है। मतलब हमारे ब्रेन में एनसेफेलॉन में भी इंजरी, मतलब इन्फेक्शन देखने को मिलता है इसमें, जिसके कारण न्यूरोलॉजिक डिटोरिएशन हो जाता है। ओके,
राइस सिंड्रोम में जो लिवर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनकी इंजरी हो जाती है, तो वो प्रॉपरली अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ये कैसे होता है? बेसिकली सबसे पहले वायरल इलनेस हुई सिंड्रोम के स्टार्टिंग में, विच इज़ फॉलोड बाय वॉमिटिंग एंड एंसेफेलोपैथी। धीरे धीरे हमें न्यूरोलॉजिकल डेटोरिएशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन स्ट्यूपर, अनकॉन्शियसनेस वी कैन से, विच इज़ फॉलोड बाय कोमा एंड अल्टीमेटली पेशेंट डाइज। ठीक है, तो ये है नियोनेटल जॉन्डिस। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने जॉन्डिस के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन, बिलीरुबिन की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म देखा, क्लासिफिकेशन देखा, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड के हमने 3 कॉजेस पढ़े, या तो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर हेपेटिक अपटेक ज़्यादा हो रहा है, या फिर कॉन्जुगेशन के प्रोसीजर में कोई दिक्कत है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरा देखा कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सक्रीशन जो हो रहा है बिलिरुबिन का वो बाइल में प्रॉपरली नहीं हो पाता। और इसके भी हमने 2 टाइप्स पढ़े, इंट्राहिपैटिक, एक्स्ट्राहिपैटिक, जिसके हमने क्लिनिकल फीचर्स भी देखे और लैबोरेटरी डायग्नोसिस भी देखा। और लास्ट में हमने देखा नियोनेटल जॉन्डिस। सो दिस कवर्स आवर टॉपिक रिगार्डिंग जॉन्डिस with pathology point of view. I hope you would have understood it well, and thank you so much for watching my video. And also, if you want the pictures of my notes, you can refer to my Instagram page by the name Caduceus_Khyati. And if you want the PDF of my notes, you can refer to my Telegram channel by the name Caduceus. Link is also given in description box. Thank you.